हेलो टू एवरीवन, दिस इज सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बायोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज चल रही है वो है नीट की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करेंगे और उन क्वेश्चंस के सराउंडिंग की जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी उन सभी कॉन्सेप्ट को हम बहुत प्रिसाइजली अंडरस्टैंड करेंगे। तो अगर मेरे चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रही हैं तो आप अपने सभी फ्रेंड सर्कल को भी शेयर करो ताकि उन बच्चों का भी हेल्प हो, ताकि वो भी अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है, तो ये इस सीरीज़ का 7th पार्ट है और इस सीरीज़ में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है बेसिकली आपका फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन आर द एग्जाम्पल ऑफ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए दो टर्म आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एक तो है इवोल्यूशन की, अगर आप बात करो तो एक है आपका कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और दूसरा है बच्चे आपका डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो दोनों में होता क्या है। अगर इस इवोल्यूशन को आपको अंडरस्टैंड करना है तो दो टर्मिनोलॉजी है, और एक को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन और दूसरा है टर्म एनालोगस ऑर्गन। देखो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब ये होता है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही कॉमन एंसेस्टर से डेराइव हैं बट डिफरेंट इकोसिस्टम, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में जाने की वजह से उनके बोन का सिमेट्री तो सेम है लेकिन उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है। ये बात समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई एक कॉमन एंसेस्टर है, ये क्या है, कॉमन एंसेस्टर है। इससे कुछ ऑर्गेनिज्म डिराइव हो रहे हैं। कोई ऑर्गेनिज्म ए डिराइव हो रहा है, कोई बी डिराइव हो रहा है, कोई सी डिराइव हो रहा है। ये एक दूसरे इन्वायरमेंट में गया, ये एक दूसरे इन्वायरमेंट में गया और ये एक दूसरे इन्वायरमेंट में गया, बट ये ए, बी और सी ये सभी इसी कॉमन एंसेस्टर से क्या हुए हैं, डिराइव हुए हैं। बात क्लियर है? अब इसका फंक्शनल एस्पेक्ट है डिफरेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डिफरेंट इन्वायरमेंट कंडीशंस में सरवाइव हो रहा है। सपोज यहां पर ए, बी और सी में बोन का पैटर्न जो है वो सेम है बट इनके फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, डिफरेंट है। तो होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो एक कॉमन एंसेस्टर से डेराइव होते हैं बट वो डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में होने की वजह से उनके फंक्शनल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसी को आप बोलोगे डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल यहां पर यह है कि एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो दिखने में सेम है, दिखने में लुक अलाइक है, मींस एक दूसरे से सिमिलरिटी शो करते हैं बट उनका बोन का पैटर्न क्या है, डिफरेंट है। ये बात हमेशा याद रखना कि एनालोगस ऑर्गन वो ऑर्गन है जो दिखने में सेम है बट उनको अगर हम सिमेट्री की बात करते हैं, बोन के पैटर्न की बात करते हैं तो उनका बोन का पैटर्न क्या है, डिफरेंट है, बट वो एक ही टाइप के इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहने की वजह से उनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है, सेम है। बात क्यों याद रहेगी? तो सपोज आपके पास कोई ऑर्गेनिज्म है, सपोज आपका सी ऑर्गेनिज्म है, कोई डी ऑर्गेनिज्म है, कोई ई ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और ये कैसे हैं, एनालोगस ऑर्गन है। सभी को अगर एक ही कंडीशंस में वाटरी इन्वायरमेंट में रख दिया जाए, तो आप देखोगे कि इन तीनों का बोन का पैटर्न तो डिफरेंट है बट इनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या हो जाएगा, वो सेम हो जाएगा।
बात समझ में आ रही, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो देखो, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन और फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन, इन दोनों का बोन पैटर्न क्या है? बोन पैटर्न डिफरेंट है, बट इनको एक वाटरी इन्वायरमेंट में रखने की वजह से इनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या हो गया? फंक्शनल एस्पेक्ट क्या हो गया? सेम हो गया। तो इस तरह के इवोल्यूशन को आप बोलते हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। राइट आंसर क्या है? कन्वर्जेंट। ये चीज क्या हो रही है? कन्वर्ज हो रही है, इसीलिए इसको बोलते हो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो है वो है बेसिकली, अगर हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं तो अगर हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए नॉट सिमिलरिटी इज इनहेरिटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। बात समझ में आया? तो इनके कॉमन एंसेस्टर नहीं होते हैं, सभी क्या हैं? अलग अलग एंसेस्टर से डराइव होते हैं, पहली चीज़। ठीक, तो ये इनका कॉमन एंसेस्टर नहीं होता है। दूसरी चीज, स्पीसीज फ्रॉम डिफरेंट इवोल्यूशनरी ब्रांचेस में रिजेंबल ईच अदर इफ दे सिमिलर इकोलॉजिकल रोल। बात समझ में आ रही है? ये स्पीसीज जो है वो डिफरेंट इवोल्यूशनरी ब्रांचेस से क्या है? रिजेंबल दिखती हैं, मीन्स लुक अलाइक दिखती हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इनका बोन का पैटर्न या सिमेट्री क्या है? डिफरेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर रेप्टाइल्स की बात करते हैं, फिश की बात करते हैं, मैमल्स की बात करते हैं, बर्ड की बात करते हैं, तो ये सभी डिफरेंट इकोलॉजिकल कैटेगरीज में आती हैं, बट इनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है? इनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है? क्या है? स्विम करने का। ठीक है, तो इनका अगर हम बात करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो सभी अलग अलग एंसेस्टर से डराइव हुए, लेकिन अगर एक ही इन्वायरमेंट में हम रख दें तो इनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इनका सिमिलर ड्यू टू कन्वर्जेंस इज नॉट बेसिस फॉर इंक्लूडिंग स्पीसीज इन टैक्सोनॉमिक ग्रुप। इनका क्या है? स्विमिंग करने का मेन फंक्शन है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो यहाँ से चार चीजें आप समझना। एक तो ऑर्गन के लेवल पे होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं और एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, और इवोल्यूशन के प्रोस्पेक्ट में तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होते हैं और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होते हैं। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन वो इवोल्यूशन है जिनमें बोन का पैटर्न डिसिमिलर है बट उनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या है? सेम है। ठीक है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कॉमन एंसेस्टर से डराइव होते हैं, बोन का पैटर्न सेम होता है बट इनका फंक्शनल एस्पेक्ट क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। तो बच्चे इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करो ताकि सभी बच्चों का हेल्प हो। ठीक है, और साथ में साथ अगर अभी तक आपने इन चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है तो नीट का एग्ज़ाम दे लो, फिर उसके बाद कभी मन करे तो इस चैनल के ऊपर रिटर्न आओ, और इस सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया, इस प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द QRS कॉम्प्लेक्स इन अ स्टैंडर्ड ECG रिप्रेजेंट। तो QRS जो कॉम्प्लेक्स है मीन्स QRS जो ग्राफ है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? तो बेसिकली ECG क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये क्या करता है? तो हमारे हार्ट के अंदर जो कार्डिक साइकिल चलती है, कार्डिक साइकिल चलती है, इसके अंदर बेसिकली इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो होती है ना उसको मेजर करने के, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो परफॉर्म हो रही है उसको क्या किया जाता है? मेजर करते हैं। ठीक है, तो ECG के ग्राफ जो हैं वो डिफरेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो QRS कॉम्प्लेक्स जो है ना वो ये रिप्रेजेंट करता है कि वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन, वेंट्रिकल्स का डीपोलराइजेशन। तो अगर हम बात करते हैं ECG के ग्राफ का, तो ECG का जो ग्राफ है उसको हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें P वेव होते हैं, T वेव जनरेट होते हैं और QRS वेव जनरेट होते हैं। तो P वेव में क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग QRS वेव किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं? तो डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल।
ट्रिगर मेन पंपिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो यही जो है कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेंट्रिकल्स में डीपोलराइजेशन होता है, और इसी QRS को हम क्या अंडरस्टैंड करते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन को हम देख लेते हैं कि पी वेव जो आता है, तो पी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पी वेव बेसिकली एट्रिया के डीपोलराइजेशन की बात करते हैं। टी वेव में हम बेसिकली वेंट्रिकल्स या वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होता है, और पी वेव और QRS वेव के बीच में जो PR इंटरवल होता है, इसे बेसिकली हम अंडरस्टैंड करते हैं डिले इन AV नोड टू अलाउ द फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स। इसी तरीके से QRS और T के बीच का जो ST सेगमेंट है, इसको हम बोलते हैं बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन शुड बी फ्लैट। तो ECG बेसिकली हार्ट के अंदर जो कार्डिक साइकिल चलती है, उसके कार्डिक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज डन बाय, ये बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है थॉमस हॉर्न मॉर्गन साहब के से रिलेटेड। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंटली क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया था। उन साइंटिस्ट का नाम था थॉमस हॉर्न मॉर्गन। इन्होंने बेसिकली फ्रूट फ्लाई को लेकर के डिफरेंट फ्रूट फ्लाई को एक फीमेल वाइट आई फीमेल और मेल रेड आई फीमेल को क्रॉस करके वहाँ पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को हमने काफ़ी डिटेल्स में अंडरस्टैंड किया। ठीक है, अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, तो द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर ATP मीन्स एनर्जी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। तो ATP क्या है, एनर्जी करेंसी है। जहाँ पर ATP का फॉर्मेशन होता है, उस स्टेज को आप क्या बोलते हो, सबस्ट्रेट लेबल फॉस्फोराइलेशन। तो एक बहुत छोटा सा एक डायग्राम मैं बना देता हूँ। तो बेसिकली आपके बॉडी, आपके ब्लड में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो ब्रेक होता है किसमें, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, तो इस प्रोसेस को आप बोलते हो ग्लाइकोलाइसिस। मींस ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है, और यहां से भी क्या निकल रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। साथ में अगर इसी 2 पायरुविक एसिड जो कन्वर्ट होते हैं 2 एसिटल कोएंजाइम A, और फिर यहां से क्या चलता है, क्रैब साइकिल चलता है, क्रैब साइकिल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है क्रैब साइकिल, या इसी को आप बोल देते हो सिट्रिक एसिड साइकिल, इसी का नाम क्या है, क्रैब साइकिल, या इसी का नाम क्या है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। ये 3 डिफरेंट नाम है। तो इसमें कौन सा, कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, मीन्स कितने रिएक्शन स्टेप्स में ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, उसी को आप क्या बोल रहे हो, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो बेसिकली सक्सिनाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में जो सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट का कन्वर्जन है, यहीं पर क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रैब साइकिल या TCA साइकिल में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का नंबर कितना होता है, तो केवल और केवल 1 नंबर में ही क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। ये बात क्लियर है, तो ये बात क्लियर है। तो अगर हम इसको अंडरस्टैंड करें, तो इसके ऊपर क्या था, आपका ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड कन्वर्ट हुआ एसिटल कोएंजाइम, और यहाँ पर क्या चल रही है, क्रैब साइकिल, या इसी को आप बोलते हो सिट्रिक एसिड साइकिल, या इसी को बोलते हो TCA साइकिल। तो इस पूरा ये साइकिल कैसी है, तो साइक्लिक मैनर में चलती है, पहली चीज। दूसरी चीज, सक्सिनाइल कोएंजाइम, अगर इस स्टेप को आप देखो तो सक्सिनाइल कोएंजाइम सक्सिनेट में कन्वर्ट होता है, और यहीं पर क्या कन्वर्ट फॉर्म हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। मींस एनर्जी बन रही है, क्या बन रही है, एनर्जी। तो पूरे क्रैब साइकिल में अगर हम बात करते हैं, पूरे सिट्रिक एसिड या क्रैब साइकिल में कितने सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन मींस ATP का कितना
फॉर्मेशन हो रहा है तो केवल एक सिंगल स्टेप पर ही क्या बन रही है, एनर्जी बन रही है। तो यही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड, एक पूरी साइकिल में कितने स्टेप पर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा स्टेप है सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनेट का बनना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स अकर ड्यूरिंग। ठीक है, तो जो साइनेप्सिस या साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो तो बेसिकली आपके पैकेटिन स्टेज में होता है, बट इसका डिसोल्यूशन किस स्टेज में होता है, तो डिप्लोटिन स्टेज में होता है। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। जब यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस होगा, डीएनए का सिंथेसिस होगा, ठीक है, मियोसिस स्टेज में, तो ये क्रोमोसोम क्या होगा, डबल हो जाएगा। ये क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। फिर साथ में क्या होगा, यहाँ पर ये जो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं आपस में क्या करेंगे, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। ठीक है, तो यहीं पर साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अगर इसको हम डिटेल में अंडरस्टैंड करें तो बेसिकली असेंबली और डिसअसेंबली ऑफ साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स कहाँ होता है, तो डिप्लोटिन स्टेज में होता है। डिसअसेंबल सेपरेट क्रोमोसोम, क्रोमोसोम डिसअसेंबल हो जाते हैं और एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के बाद। तो लैप्टोटीन, जाइगोटीन और पैकेटीन और डिप्लोटीन, यहाँ पर 4 डिफरेंट स्टेजेस हैं, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन और डिप्लोटीन। तो लैप्टोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे अलाइन होते हैं, जाइगोटीन में होमोलोगस पेयर और स्टेबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, पैकेटीन में फुली फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं और यहीं पर क्या होता है आपका साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स, मीन्स यहीं पर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस चलती है, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं और फाइनली डिप्लोटिन स्टेज में ये क्या कर जाते हैं, एक दूसरे से डिसअसेंबल या डिसोल्यूशन साइनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स डिप्लोटिन स्टेज में होता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या है आपका, डिप्लोटिन स्टेज। ठीक है, तो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल से कनेक्ट होइए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अंडरस्टैंड करेंगे और साथ में साथ जितना भी उस क्वेश्चन के सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन है वो सराउंडिंग इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। और बिलीव कीजिए अगर आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सुना हो और अच्छे से अंडरस्टैंड किया हो और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली टैकल आउट कर लेंगे। तो बच्चे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि सभी को बहुत हेल्प मिले। थैंक यू।